मैं सुनीता भवन वापस पहुंचा तो प्रदीप सेन की आमद के कोई आसार नहीं थे, जबकि दुर्गादास बदस्तूर गहरी नींद सो रहा था। मैंने कुंजियों का गुच्छा एहतियात से उसकी मुतल्लिका जेब में मुंतकिल कर दिया। लगभग 1 घंटा मजीद गुजरने के बाद चंदू ने मुझसे चाय का पूछा और मेरे इनकार पर दुर्गादास को जगाने की इजाजत तलब की। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। सख्ती से झंझोड़ कर नींद की वादियों से जगाने पर दुर्गादास ने बदमज़गी का इजहार किया। ताहम सूरज सर के ऊपर पाकर वो जल्दी से चंदू के साथ चला गया। अब मुझे प्रदीप सेन का बेचैनी से इंतजार था। मेरे लाहे अमल के आगे बढ़ने के लिए अब उसकी जल्द अज जल्द वापसी जरूरी थी। मैं उस खुले पिंजरे में महबूसी की हालत से तंग आ चुका था और अब आखिरी जुज़वियात से जान छुड़ाकर पहली फुर्सत में यहाँ से फरार होना चाहता था। बिलाखिर शाम से पहले मेरा बेजार कुन इंतजार खत्म हो गया। मैंने प्रदीप सेन का गर्मजोशी से इस्तकबाल करने के बाद शिकायती लहजे में कहा, लगता है आप तो अपने ही घर का रास्ता भूल गए हैं प्रदीप जी। मेरी बात सुनकर उसने कदरे शर्मिंदगी के साथ कहा, क्या करूं सुप्रो जी, 4 जगह बखेड़े फैले हुए हैं मेरे, हर जगह बारी बारी वक्त देना मजबूरी है। मैं कलकत्ते के पास वाक़ अपने आबाई गांव पार्वतीपुर गया था, जहां मेरा खानदानी घर और ज़रई अराजी है। उसकी बात सुनकर मैं चौंका और मैंने नाम दोहराया, पार्वतीपुर, लेकिन आपने तो बताया था कि आपकी वालिदा। मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मुझे फौरन ही मालूम हो गया कि मैंने बहुत अच्छा किया। प्रदीप सेन ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, मैंने ठीक कहा था। मेरा बाप वो मकान बेचकर मेरी माँ के साथ शहर आ गया था और आवारगी और अय्याशी में सारी जमा पूंजी उड़ा दी थी, लेकिन मैंने 2 साल पहले वो मकान दोबारा खरीद कर उसे दोबारा तामीर करवा दिया और उसके इर्द गिर्द की 20 बीघे जमीन खरीद कर वहाँ पान की खेती शुरू करवा दी। अब मुझे वहाँ से भारी आमदनी होती है और मैं वहाँ का सबसे बड़ा रईस हूँ। अपने मैनेजर से आमदनी का हिसाब करने के लिए मुझे हर महीने 2 महीने बाद वहाँ जाना पड़ता है। ये सब सुनते हुए मेरे जहन के किसी गोशे में छोटा सा कुमकुमा जगमगाने लगा। मैं प्रदीप सेन से मजीद मालूमात उगलवाना चाहता था, लेकिन पहले उसका मिजाज खुशगवार बनाना जरूरी था और उसका वाहिद रास्ता खुशामद ही था। मैंने कहा, मान गया प्रदीप सेन जी, आप वाकई कमाल के आदमी हैं। यानी आपने यहाँ कदम जमाने के बाद अपने माँ बाप की धरती से नाता नहीं तोड़ा और उनका नाम दोबारा वहाँ रोशन कर दिया। मेरी बात सुनकर हस्बे तवक्को उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और वो फख्र आमेज लहजे में बोला, मैंने वहाँ अपने बाप के नाम पर गौशाला और माँ के नाम पर धर्मशाला बनवाया है। अगले साल एक मंदिर की तामीर भी शुरू करवा रहा हूँ। मैं तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। 5-6 घंटे गाड़ी चलाकर पहले बेंगलोर, हैदराबाद या मद्रास जाना पड़ता है, फिर वहाँ से कलकत्ते तक हवाई जहाज का सफर करना पड़ता है। 1 घंटे का मजीद सफर पार्वतीपुर पहुँचने के लिए करना पड़ता है। मैंने कहा, फिर तो 3 दिन समझे सफर में ही कट जाते हैं, मगर आप गाड़ी पर बराह रास्त कलकत्ते क्यों नहीं चले जाते? मैंने जो नक्शा देखा था उसके मुताबिक तो ज्यादा से ज्यादा 1200 मील फासला होगा यहाँ से। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन ने बुलंद आहंग कहकहा लगाया और हंसता चला गया, जैसे मैंने कोई बहुत ही बचगाना बात कह दी है। बिलाखिर उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, नक्शे के 1200 मील और जमीन के 1200 मील में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने विजयवाड़ा का नाम सुना है कभी? मैंने हाँ में सर हिलाया। कहा, अपना राजू वहीं का तो रहने वाला है। उसने इस बात में सर हिलाते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला, विजयवाड़ा यहाँ से सिर्फ 2.5 मील के फासले पर आंध्रा में ही वाक़ है, लेकिन रास्तों की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ तक पहुँचने में अच्छी खासी गाड़ी भी 10 घंटे तक लगा देती है। कलकत्ते पहुँचने के बाद तो आधा आंध्रा पार करने के बाद हमें पूरी उड़ीसा रियासत पार करनी पड़ेगी और जब हम 40 घंटे का सफर करके कलकत्ता पहुँचेंगे तो 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठने के काबिल नहीं होंगे। मैंने ये सुनकर हकीकी हैरानी का इजहार करते हुए कहा, इसका मतलब है फासला तो कम है लेकिन दुश्वार गुजार बहुत है। अच्छा ये बताइए, कलकत्ते के लिए परवास तो आसानी से मिल जाती होगी ना? मेरी बात सुनकर उसने हल्का सा कहकहा लगाया। बोला, मैंने आपको पहले भी बताया था ना सुप्रो जी, जेब में नोट होने चाहिए, हर मुश्किल आसान हो जाती है। हैदराबाद में तो खैर मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। वहाँ के सेंट्रल रिजर्वेशन ऑफिस में कामरान मिर्जा नाम के एक अहलकार से मेरे मामलात तय हैं। जब जाऊं पहली परवाज में टिकट मिल जाता है। उनका फी फेरा नजराना 50 रुपए मुकर्रर है। मैंने वो नाम जहन नशीन करते हुए अपने दिल में पैदा होने वाले शक की तायद या तरदीद के लिए बात से बात निकालते हुए कहा, मैंने अभी तक बंगाल नहीं देखा, अगली बार पार्वतीपुर जाएं तो मुझे भी साथ ले जाएं। परवाज का 2 तरफा किराया मैं खुद दे दूंगा। ये कहते हुए मैंने उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया। उसकी आंखें खुशी से चमकी। बोला, हाँ हाँ जरूर। फिर अचानक उसने बात अधूरी छोड़ दी, जैसे अचानक किसी गलती का एहसास हो गया हो। बोला, मैं आपको अपने साथ कलकत्ते ले तो चलूंगा, लेकिन मेरा अभी कम से कम 2-3 महीने तक पार्वतीपुर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं।
اس کے हामी भरने के बाद लगभग साफ इनकार करने में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसने मुझे मजीद चौकन्ना होने पर मजबूर कर दिया था। मेरे अब तक के मुशाहिदे के मुताबिक अपनी छोटी से छोटी कामयाबी की नुमाइश करना उसे जिंदगी की सबसे बड़ी तस्कीन और मुसर्रत मुहैया करती थी, और वो ऐसा कोई मौका जाया नहीं करता था। फिर ये मुझे अपने साथ पार्वतीपुर क्यों नहीं ले जाना चाहता? ताहम मैं अभी अपने शक को मजीद मुस्तहकम करना चाहता था, लिहाजा मैंने पार्वतीपुर के बारे में गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन प्रदीप सेन के सरसरी बल्कि उखड़े उखड़े जवाबात से साफ जाहिर हो गया कि वो इस मौजू पर मजीद बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि गुफ्तगू का रुख बदलने के लिए उसने मुझसे पूछ लिया, आप बताइए मेरी गैर मौजूदगी में कैसे वक्त गुजारा? मैंने कहा, काफी बेजारी हुई, आदत के बरखिलाफ तकरीबन रोज पीता रहा, बिला वजह गोटी और आसपास के कस्बों का चक्कर लगाता रहा। दुर्गादास फारिग होता तो उससे इधर उधर की बातें कर लेता। वैसे असल मसरूफियत तो राजशेखर की कमांडो टीम की ट्रेनिंग ही थी। उसने कहा, बहुत खूब, तो कैसी जा रही है उनकी ट्रेनिंग? मैंने कहा, बहुत अच्छी, उनकी फिटनेस पहले से बहुत बेहतर हुई है, कॉम्बैट टेक्निक्स भी उनकी समझ में आने लगी हैं। कल से छोटे बड़े हथियार खोलने और जोड़ने की ट्रेनिंग शुरू करवाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया, बोला, बहुत खूब, इसका मतलब है वो 1 महीने के अंदर काफी कुछ सीख जाएंगे। मैंने कहा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ताहम आप 1-2 दिन में एक बार फिर उनसे खिताब कर लें तो बहुत अच्छा होगा। उसने इस बात में सर हिलाया। अचानक उसने मुझसे पूछा, आप वो नई तरह का बगैर धुलाई की तस्वीर बनाने वाला कैमरा खरीदने नहीं गए आनंदपुर? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, मैं आपकी वापसी का इंतजार कर रहा था। दरअसल आपकी गैर मौजूदगी में आसपास के कस्बों का चक्कर लगाने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मुझे अपने मतलब का पोलराइड कैमरा इस इलाके में नहीं मिलेगा। आनंदपुर का चक्कर लगाना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। मैंने यहाँ के कई पेशेवर फोटोग्राफरों से बात की है, उनमें से तो कोई पोलराइड कैमरे का नाम भी नहीं जानता, बल्कि सुनकर हैरान होते हैं। उनमें से कई को शायद यकीन ही नहीं आया कि ऐसा कोई कैमरा हो सकता है। वो सब आनंदपुर आते जाते रहते हैं, वहाँ ऐसा कोई कैमरा होता तो मार्केट में धूम मच जाती और उन्हें भी कहीं न कहीं से सुनगुन जरूर मिल जाती। उसने मेरी बात सुनकर संजीदगी से कहा, इसका मतलब है आपको हैदराबाद जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ, मैं इसीलिए आपकी वापसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जैसा कि आपने बताया मुझे वहाँ जाने आने और अपना काम मुकम्मल करने में कई दिन लग जाएंगे। उसने एक बार फिर तायद में सर हिलाया। एन उस वक्त मेरे जहन में एक मंसूबे के इब्तिदाई नुकूश उभरने लगे। मैंने फौरन कहा, मुझे इतनी दूर हैदराबाद जाना ही है तो सोच रहा हूँ कि मौके का फायदा उठाते हुए जैकब डायमंड वाले मिशन पर कुछ काम कर लिया जाए, लेकिन मैं पहले आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंका, जैकब डायमंड? आप क्या करना चाहते हैं सुप्रो जी? किस चीज की इजाजत लेना चाहते हैं? मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं निजाम के महल यानी किंग कोठी में इमाम मस्जिद के भेस में तैनात आपके कारिंदे गगन से मुलाकात करना चाहता हूँ, ताकि महल के ताज़ा तरीन हालात से बाखबर हो सकूं। हमारे पास वहाँ के मामूलात की काफी पुरानी मालूमात हैं। ऐसा न हो कि किसी छोटी गलती से सारा मिशन और इतने तवील अरसे की मेहनत बर्बाद हो जाए। इस मिशन की कामयाबी पर हम सब का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। आखिरी जुमला मैंने खासे जज्बाती अंदाज में अदा किया था। मेरे अल्फाज का प्रदीप सेन पर हस्बे मंशा असर हुआ। उसने कहा, इसमें क्या शक है सुप्रो जी, माली नुकसान होने के साथ साथ नाकामी की सूरत में हम सब की बाकी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होते ही पूछा, आप सिर्फ ये बताइए प्रदीप सेन जी कि उस ढोंगी मौलवी गगन से मेरी मुलाकात पर आपको कोई एतराज तो नहीं? प्रदीप सेन ने थोड़ा सोचकर कहा, एतराज तो खैर कोई नहीं, लेकिन क्या आपके ख्याल में ऐसा करना मुनासिब है? मेरा मतलब कहीं इस तरह गगन नजरों में तो नहीं आ जाएगा? खुद आप भी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, आप फिक्र न करें, मैं जुम्मे की शाम उससे मिलूंगा जब निजाम अपने कुंबे से हफ्तावार मुलाकात के लिए अपने खानदानी चौमहल्ला पैलेस गया हुआ होगा और किंग कोठी पर सिक्योरिटी बहुत कम होगी। मैं मुसलमानों के हुलिये में उसका रिश्तेदार बनकर मिलने जाऊंगा। मुझे यकीन है कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। प्रदीप सेन ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया। मुझे लगा वो मेरी तजवीज से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है और महज मेरा दिल रखने के लिए हाँ में हाँ मिला रहा है। मैं उसे कायल करने के लिए कोई जोरदार सी दलील सोच रहा था कि अचानक उसने पूछा, आप गगन से निजाम के महल में जाकर मुलाकात करना चाहते हैं या उसे बाहर कहीं बुलवाएंगे? अगर एहतियातन किसी कहवा खाने में उसे मिल लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब रहेगा। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, बाहर बुलाकर उससे मिलने से तो मेरी इस मुलाकात का असल मकसद ही खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसके हुजरे में जाकर मिलूं ताकि मुझे किंग कोठी के फाटक से लेकर अंदरूनी इमारत तक का अपनी आंखों से जायजा लेने का मौका मिल सके
और अगर वहाँ की सूरत-ए-हाल साजगार हो तो गगन मुझे अंदरूनी अहाते के ज्यादा से ज्यादा हिस्से का भी मुआयना करवा सके, ताकि जब मैं अपने साथियों को लेकर अंदर पहुंचूं तो वहाँ के महल वकूअ समेत ज्यादा से ज्यादा मालूमात मेरे पास मौजूद हो। आपने मुझे जो नक्शा दिखाया है वो काफी अच्छा है, ताहम मैं उससे भी ज्यादा जामे नक्शा तैयार करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि मेरी बात जैसे जैसे बढ़ रही है उसके चेहरे पर जोश और खुशी के मिले जुले तासुरात भी गहरे होते जा रहे हैं। मैंने जैसे बात मुकम्मल की उसने बेताबी से कहा, मैंने इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी थी। बहुत खूब, इस तरह तो गगन से आपकी मुलाकात वाकई बहुत फायदेमंद बन जाएगी। आप जल्द से जल्द हैदराबाद जाने की तैयारी करें। मैंने कहा, वो तो समझे मैं कर ही चुका हूँ। आप ये बताइए कि जब मैं गगन से मिलने जाऊं तो उसके पास क्या पैगाम भेजूं? मेरा मतलब है कोई ऐसा खास लफ्ज या हवाला जिसे सुनते ही वो फौरन पहचान जाए कि मुझे आपने भेजा है और वो मुझ पर मुकम्मल एतमाद करने पर तैयार हो जाए। जाहिर है चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्ताक वो किसी भी अनजान शख्स से बिला वजह मुलाकात के लिए तो आमादा नहीं हो जाएगा। प्रदीप सेन ने तारीफ भरे लहजे में कहा, आपने ये बहुत काम की बात पूछी है। वाकई वो अपना भेद छुपाने के लिए अपने साय पर भी शक करता है। हम दोनों ने कोई ऐसा मखसूस कोड वर्ड तो मुकर्रर नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मेरे और उसके दरमियान हैं। यूं समझ लो कि कुछ ऐसे अल्फाज जो बज़ाहिर नाकाबिल तवज्जो हैं लेकिन मखसूस पस मंजर रखने की वजह से सिर्फ हम दोनों के लिए खास अहमियत रखते हैं। आप किंग कोठी के गार्ड्स के जरिए भेजे गए पैगाम में उन अल्फाज में से कोई एक शामिल कर दें तो वो फौरन पहचान जाएगा कि आप मेरी तरफ से भेजे गए हैं। मैंने उसकी बातों में गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा, मसलन कौन से अल्फाज प्रदीप सेन जी? मेरी बात सुनकर उसके सुरमई चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बोला, आप बाकी सब छोड़ें, बस उससे मिलने के लिए जाते हुए चार मीनार बाजार के पास से 2 जिंदा मुर्गियां खरीद कर साथ ले जाना। उनमें से एक का रंग सफेद हो और दूसरी का काला। ये कहकर उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, जैसे तजस्सुस पैदा करके मेरी हालत से लुत्फानंदोज होना चाहता हूँ। मैंने उसे मायूस नहीं किया। कहा, सफेद और काली मुर्गियां, ये क्या तमाशा है प्रदीप सेन जी? उनसे वो मुझे कैसे पहचानेगा? उसने इस बार हंसते हुए कहा, मैंने जो कहा बस आपको वही करना है। अपना फर्जी नाम बताकर किंग कोठी के मुतल्लिका गार्ड को कहना कि मौलाना को पैगाम पहुंचा दो कि गांव से मेहमान आया है। मौलाना की वालिदा ने उनके लिए एक सफेद और एक काली मुर्गी भिजवाई है। वो सुनते ही दौड़ा चला आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये सफेद मुर्गी काली मुर्गी का क्या नाटक है प्रदीप सेन जी? अगर कोई हसास राज नहीं है तो बता दें। मेरी बात सुनकर उसने कहा लगाया। बोला, बताता हूँ सुप्रो जी, वरना आप जाकर गगन से पूछेंगे जो मुझे दिल ही दिल में 4-6 गालियां तो देगा, लेकिन ये मुर्गियों वाला राज हरगिज नहीं बताएगा। उसने अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने आपको बताया था ना कि उस गगन ने एक मुसलमान घराने में परवरिश पाई है। वहाँ उसे पेट भर खाना तो मिल जाता, लेकिन जाहिर है मुर्ग मुसल्लम जैसे पकवान उसे कहाँ नसीब होते जिसे खाने की उसे बचपन से तमन्ना थी। तो जब अपने गगन जी 12-13 साल के हुए तो शौक से मजबूर होकर मोहल्ले के एक कंजड़े की छत पर बने डरबे से सफेद रंग की एक मुर्गी चुरा ली और अपने लफंगे दोस्तों के साथ मिलकर उसे जैसे तैसे सालिम तल कर खा लिया। इतना कहकर वो एक बार फिर हंस पड़ा। मैंने उसे खुलकर हंसने दिया। बिलाखिर उसने खुद पर काबू पाते हुए बात आगे बढ़ाई। बोला, पहली वारदात कामयाब होने से गगन जी के हौसले बढ़ गए। उधर उसके साथ चोरी की मुर्गी उड़ाने वाले लफंगों ने शह दी। 7-8 दिन के बाद गगन जी एक बार फिर कुंजड़े की छत पर जा चढ़े। उधर गरीब कुंजड़े ने घर की पली मुर्गी के यूं अचानक गायब होने का सदमा सहने पर पहले ही चौकसी इख्तियार कर रखी थी। गगन मियां एक काली मुर्गी डरबे से निकाल कर बगल में दबाए मुंडेर टापने की तैयारी कर रहे थे कि मियां कुंजड़े ने उसे गुद्दी से दबोच लिया। मैंने इस दिलचस्प किस्से के कहा आवर मोड़ पर खुद को हंसने से रोकने की कोशिश न की। प्रदीप सेन मसरूर नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, अच्छा, तो इसलिए गगन सफेद मुर्गी और काली मुर्गी का हवाला सुनते ही पहचान लेगा कि मुझे आपकी तरफ से भेजा गया है। उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, आगे तो सुने। कुंजड़ा भी बड़ा ही सितम ज़रीफ था। उसने गगन को गली में ले जाकर पूरे मोहल्ले के सामने उसकी पिटाई लगाई और उसके मुंह के एक तरफ कालक और दूसरी तरफ चूना पोत कर गलियों में चक्कर लगवाया। उसके बाद सफेद मुर्गी काली मुर्गी बेचारे गगन की मुस्तकिल चिड़ बन गई। मैंने हंसते हुए कहा, फिर तो वाकई उसके साथ बहुत बुरी हुई है, मगर ये सब सुनकर मुझे खदशा महसूस हो रहा है कि कहीं सफेद मुर्गी और काली मुर्गी का तोहफा पाने पर वो नाराज न हो जाए। जाहिर है ये बहुत तौहीन की बात है।
प्रदीप सेन ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। बोला, वो मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। वैसे भी आपको ये जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि सफेद मुर्गी काली मुर्गी के पसे पर्दा मौजूद कहानी आपके इल्म में है। आप उसे मेरी तरफ से पैगाम पहुंचाएं कि अपनी आंखें खुली रखे और मजीद मुस्तैद हो जाए। अब हम अपने मिशन को अमली जामा पहनाने के बहुत करीब हैं। मैंने उसे वादा किया कि उसकी हिदायत पर अमल होगा। फिर उससे इजाजत लेकर मैं दुर्गादास के पास बावर्ची खाने में चला गया, जहां वो रात का खाना बना रहा था। उसने गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, यार आज से अपनी पीने की महफिल तो बंद हो गई, तुम्हारे साथ पीने में मुझे बड़ा मजा आता था। उसने जवाब दिया, आपके साथ बहुत यादगार रातें गुजारी हैं मैंने सुप्रो जी। आपके हाथ के बनाए हुए पेग में भी अलग ही सुरूर आता है। भगवान जाने अब इतनी अच्छी शराब कब पीनी नसीब हो। उसके लहजे में यकायक हसरत उतर आई। मैं गुफ्तगू को उसी मोड़ पर लाने के लिए तो वहां गया था। मैंने जल्दी से कहा, फिक्र न करो दुर्गादास भैया, मेरे होते हुए आपको विलायती शराब की कमी महसूस नहीं होगी। मैं अभी कुछ देर में जैक डैनियल विस्की की बोतल तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। 2 पैग लगाकर सुकून से सो जाना। कम से कम 3 दिन का कोटा हो जाएगा। सुबह मैं तुम्हें 100 रुपया दे दूंगा। अपने लिए खुद विलायती शराब लाकर जखीरा कर लेना। खत्म होने लगे तो मुझसे और रुपया ले लेना। मेरी बात सुनकर उसकी बातें खिल गईं। वो उस वक्त प्रदीप सेन के लिए शामी कबाब तैयार करने के लिए कीमे में मसाले मिला रहा था। कुछ देर बाद वो उन्हें टिक्कियों की शक्ल देने की तैयारी करने लगा। मैंने कहा, दुर्गादास भैया कुछ मुझे भी करने का मौका दें। कबाब की टिक्कियां मैं बना लूंगा, आप मेरे आलू भरे पराठों के लिए भरता बनाएं। उसने बखुशी मसाला मिले कीमे से भरी थाली मुझे सौंप दी और खुद उबलते आलूओं की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैं कनखियों से दुर्गादास का जायजा लेते हुए कीमे को कुछ देर उलट पलट करता रहा और फिर उसे पूरी तरह गैर मुतवज्जे पाते ही मुट्ठी भर खाबावर सुफूफ कीमे में मिला दिया। मेरा काम पूरा हो चुका था, लिहाजा दुर्गादास की मजीद चमचागिरी की जरूरत नहीं थी। चंद टिक्कियां बनाने के बाद मैं प्रदीप सेन से एक जरूरी बात पूछने का बहाना करके वहां से चला आया। मैं कमरे में पहुंचा तो प्रदीप सेन ने पूछा, क्या बता रहा था दुर्गादास, कितनी देर में खाना तैयार हो जाएगा? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, खास तैयारियां कर रहा है वो। उसने कहा, चलो तब तक हम पीने की महफिल से जाते हैं, आप भी पियेंगे ना मेरे साथ? मैंने कहा, मेरा ख्याल है आप अकेले ही शौक फरमाइए, मुझे सुबह सवेरे ट्रेनिंग के लिए जाना है। पी ली तो जागना मुश्किल हो जाएगा। कल मैं उन्हें कैमोफ्लाज टेक्निक सिखाने का आगाज करूंगा। प्रदीप सेन ने कहा, चलें जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आज खुल के पीऊंगा, खाने से पहले और बाद में भी। कई दिन से मतलब की शराब नहीं मिली, तरस गया था। वो मेरे सामने बैठकर पीने लगा। इस दौरान में हम इधर उधर की बातें करते रहे। कुछ देर के बाद वो रफा हाजत के लिए गया। मैं उसी मौके का इंतजार कर रहा था। मैंने शराब की एक बोतल उठाई और बावर्ची खाने में दुर्गादास के पास पहुंच गया। वो शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। बोतल पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने बोतल फौरन ही अपनी ख्वाबगाह में ले जाकर छुपा दी। मैंने वापस जाकर प्रदीप सेन को बताया कि खाना तकरीबन तैयार है और दुर्गादास चटनियां बना रहा है। उसने जवाब में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। वो कई जाम चढ़ा चुका था और साफ जाहिर था कि उसे खासा सुरूर चढ़ चुका है। हम खाने के दौरान में भी मेरे हैदराबाद के दौरे की तफसीलात तय करते रहे। दुर्गादास खाने से जाने के बाद इजाजत लेकर जा चुका था। मुझे पता था कि वो प्रदीप सेन के पास पहुंचाने से पहले अपने हिस्से के कबाब और दीगर नेमतें भी अलग कर चुका होगा। उनके साथ पीने का मजा दोबाला हो जाता होगा। यहाँ से जाने के बाद उसने भी मैखारी का सिलसिला शुरू कर दिया होगा। खाने के बाद प्रदीप सेन ने एक बार फिर पीना शुरू किया, लेकिन दूसरा जाम खत्म होने से पहले ही उस पर मदहोशी तारी होने लगी। मैंने उसे कहा, बस करें प्रदीप सेन जी, दिन भर के थके हुए हैं, अब आराम करें। उसने जवाब में कुछ कहा, लेकिन उसकी बात समझना मुश्किल था। मैंने उसे सहारा देकर बमुश्किल उसकी मसहरी तक पहुंचाया। मैंने कुछ देर ठहर कर उसकी नींद गहरी होने का इंतजार किया और फिर दुर्गादास का अहवाल जानने के लिए बावर्ची खाने की तरफ चल दिया। बावर्ची खाने का दरवाजा हस्बे मामूल खुला हुआ था और नीम तारीकी थी। अलबत्ता दुर्गादास के कमरे में रोशनी थी। मैंने अंदर दाखिल होते हुए आवाज लगाई, दुर्गादास भैया जाग रहे हो या सो गए? कोई जवाब न मिलने पर मैं उसके कमरे में चला गया। वो मुझे चारपाई पर करवट के बल पड़ा खर्राटे लेता नजर आया। मैंने बगौर उसकी हालत का जायजा लिया। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो पीने के दौरान होशो हवास से बेगाना नहीं हुआ है। वो बोतल सोडा और ग्लास छुपाने के बाद बिस्तर पर गया था। इसकी वजह मेरी दानिश्त में यही हो सकती थी कि वो प्रदीप सेन का मुंह चढ़ा होने के बावजूद अपना पीने का शुगल उसकी नजरों से पोशीदा रखना चाहता था।
शायद अजरा और उसकी बहन के हवाले से सौंपी गई भारी जिम्मेदारी की वजह से। मैंने उसे झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। अगर वो जाग भी जाता तो मेरे पास उसे जहमत देने का माकूल जवाब मौजूद था। मैंने उसे शराब का कोटा खरीदने के लिए रकम देने का वादा किया था और मैं 100 रुपया उसके हवाले करने आया था। ताहम शराब ने ख्वाबावर बूटी के साथ मिलकर अपना भरपूर असर दिखाया था। दुर्गादास की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं वापस प्रदीप सेन के पास आया। इस दौरान में उसने करवट तक नहीं ली थी। मैंने उसकी जेबें टटोली और कुंजियों का भारी सा गुच्छा बरामद कर लिया। उसके बाद मुझे दूसरी मंजिल पर पहुंचने में ज्यादा देर न लगी। मेरी आमद यकीनी न होने के बावजूद अजरा बेताबी से मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा कयास था कि अब ये उसका मामूल बन गया था, इसलिए बैरूनी दरवाजे का कुफल खुलने की खटपट सुनते ही वो खिड़की में आन खड़ी हुई। मुझ पर नजर पड़ते ही वो मुस्कुराई और मुझे खुशामदीद कहा। मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ अपने पास मौजूद प्रदीप सेन का कुंजियों का बड़ा गुच्छा उसे दिखाया। उसे बात समझने में बस एक लम्हा लगा। उसके साथ ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। बोली, आप इस कमरे की कुंजी हासिल करने में कामयाब हो गए, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा, हाँ, प्रदीप सेन आज ही वापस आया है, मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। दुर्गादास और उसे बेहोश करके मैंने कुंजियां निकाली और यहाँ पहुंच गया। बस कुछ देर इंतजार कर लें, इस गुच्छे में से कुंजी तलाश करने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। मैं अजरा के कमरे में दाखिल हुआ तो अंदाजा हुआ कि बज़ाहिर अच्छा खासा कुशादा होने के बावजूद वो कमरा कितना घुटनज़दा था। सामने के रुख पर मौजूद खिड़की के अलावा छत के करीब 2 झर्रीदार रोशनदान थे, जिनसे बराए नाम हवा आती होगी। हवा का आजादाना बहाव न होने की वजह से अजीब सी बू फैली हुई थी। कमरे की शायद तवील अरसे से ठीक तरह सफाई नहीं हुई थी। कमरे के चारों कोनों में मकड़ियों ने जाले तान रखे थे। मैं सिर्फ अंदाजा ही कर सकता था कि अजरा और राबिया इस कैद खाने में किस कदर अजियतनाक शब रोज गुजार रही होंगी। ताहम मैंने अजरा पर अपने उन मुशाहिदात का इजहार करने की कोशिश न की, उससे वो मजीद दुखी हो जाती। अब तो मुझे उन्हें रिहाई दिलाकर ले जाने के मिशन को हतमी शक्ल देने के रास्ते तलाश करने थे। उधर अजरा पर अजीब जज्बाती कैफियत तारी थी। वो भीगी हुई आंखों से कभी मुझे और कभी कमरे के खुले दरवाजे को देख रही थी। मैंने उसका ध्यान बटाने और हौसला बढ़ाने के लिए कहा, अच्छा, तो ये है आपका कमरा, काफी बड़ा है, लेकिन अब इससे जान छुड़ाने की तैयारी कर लें। ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर में आप आजाद जिंदगी का दोबारा आगाज कर चुकी होंगी। उसने बेताबी से कहा, अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी जबान मुबारक करे। पहले की बात और थी, जब से आपने रिहाई की उम्मीद दिलाई है मेरे लिए एक एक पल भारी हो रहा है। इस खुले दरवाजे को देखने के बाद तो ये इंतजार और भी सबर आजमा हो जाएगा। मैंने कहा, हमें यहाँ से फरार की कोशिश के दौरान सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। बेकरारी के आलम में अपने सब्र तहम्मुल का इम्तिहान लेने की बजाय इस वक्फे को कारआमद बनाइए अजरा साहिबा। मैं चाहता हूँ कि आप इस दौरान में इतनी हरबी इस्तेदाद पैदा कर लें कि कम से कम खुद अपना दिफा बखूबी कर सकें। ये बताइए कि मैंने जो पिस्तौल पहुंचाया था उस पर गिरफ्त मजबूत करने और हाथ में लर्जिश के बगैर निशाना लगाने की कुछ मशक की? उसने खुशी और फख्र के आलम में कहा, हाँ, मैंने खुद को उस पिस्तौल के साथ अच्छी तरह आशना कर लिया है। अब मैं कलाई सीधी करके शिस्त बांधती हूँ तो मेरा हाथ बहुत कम लरसता है। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, बहुत खूब, यही तो मैं चाहता हूँ। काश मैं आपको गोलियां चलाकर निशाना लगाने की मशक करवा पाता। बहरहाल, अगर आप मेरी बताई हुई बातों को गौर से सुनकर ज़हन नशीन कर लें तो उससे भी काफी मदद मिल सकती है। मैं मजीद लेक्चर पिलाने के लिए उसे पिस्तौल निकाल कर लाने की हिदायत देने ही वाला था कि उसने आजिजी और बेताबी से भरपूर लहजे में कहा, जावेद साहब, अब तो आपको कुंजियां मिल गई हैं, बराह करम राबिया से मेरी मुलाकात करवा दें। मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा, जाने क्या हाल होगा उस पगली का। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी बात सुनकर मुझे जहनी झटका लगा। इतनी सामने की बात कैसे मेरे जहन में नहीं रही? मुझे तो सबसे पहले खुद उसे ये पेशकश करनी चाहिए थी। बहरहाल, मैंने अपनी कोताही पर उससे माजरत की और हम दोनों राबिया के कैद खाने की तरफ बढ़े। मैंने दिलजुई की खातिर बैरूनी दरवाजे की मुसन्ना कुंजियां पहले ही उसे थमा दी। उसने लरसते हाथों से कुफल खोला और फिर कुंडी उतार कर दरवाजा अंदर धकेला। सामने लगभग अजरा के कैद खाने जैसा ही मंजर था। हम 2 कदम आगे बढ़े थे कि एक हेजान आमेज तेज निस्वानी आवाज कमरे में गूंजी, ओ मेरे खुदा, आप ही, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये अल्फाज सुनकर अजरा के हलक से अजीब प्यार और अजियत भरी फरियाद निकली और वो दीवानावार कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ी। हाँ, ये मैं हूँ मेरी रानी, मेरी राबो, तुम ठीक तो हो ना? वो दोनों खिड़की की सलाखों के दरमियान से एक दूसरे के हाथों को बोसा देने और मोहब्बत का बेताबाना इजहार करने में लगी हुई थी।